हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को जाके जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने हमारे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है वो है इम्यूनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। मतलब कि आज हम इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है इसके लगवाने के, और इन्वायरमेंट हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इंडियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर है द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री वैक्सीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड अडल्ट फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर फ्री वैक्सीन लगवाता है। मतलब सभी चिल्ड्रंस में या फिर बड़ों में, सब में वैक्सीनेशन करवाता है। इससे क्या है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कि जो डेथ कॉज करने वाली डिजीज या फिर इन्फेक्शन है, उनसे वो बचाता है उन सबको। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों और वयस्कों को जानलेवा संक्रामक रोगों से बचाने हेतु मुफ्त टीके प्रदान करता है। मतलब कि जो फ्री में वैक्सीन वितरण करता है, इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, फिर जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, उनसे वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों या फिर बड़ों को। इसमें अब आगे है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब कि इम्यूनाइजेशन कब कब की जानी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। उसके अंदर सबसे पहले एक बर्थ एट बर्थ, मतलब कि बर्थ के टाइम पे जो वैक्सीनेशन होती है उनके बारे में। तो वो कौन कौन सी वैक्सीन होती है, वो है बीसीजी की वैक्सीन, ओपीवी 0 की वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। वो क्या करती है, वो कौन कौन सी डिजीज से बचाती है हमारे को? ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है, पोलियो से, और हेपेटाइटिस बी से बचाती है। वो बर्थ के टाइम पे लगती है। फिर बाद में होती है 6 वीक के बाद में लगती है वैक्सीन। वो कौन कौन सी वैक्सीन होती है, वो है डीपीटी फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट, और हेपेटाइटिस बी सेकेंड। इन इन तीनों की वैक्सीन लगती है 6th वीक पे। अब इसमें यह है कि कौन कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करती है हमें, तो वह डिप्थेरिया, परथेसिस, टिटनेस और पोलियो जैसी डिजीज से प्रिवेंट करती है। फिर इसके अंदर है कि 10th वीक पे जो वैक्सीनेशन लगती है, वो कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, वो है डीपीटी सेकेंड, ओपीवी सेकेंड। ये दो वैक्सीन लगती है 10th वीक पे। फिर आगे है 14, मतलब कि 14 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। 14 वीक पे लगती है डीपीटी 3, ओपीवी 3 और हेपेटाइटिस बी 3। ये तीनों वैक्सीन 14 वीक्स पे लगती है। तो अब इसके अंदर आगे है कि 90 महीने पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, तो वो है वैक्सीन मिलिसिस। तो इसके अंदर आगे है अब कि 16 से 24 महीने पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। वो वैक्सीन है डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर और एमएमआर वैक्सीन। ये हमारे 16 से 24 महीने के बीच में लगती है। फिर इसके अंदर के 5 साल पे कौन सी वैक्सीन लगती है, वो है डीपीटी। ये है क्या कि डिप्थेरिया और टिटनेस दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो डीपीटी एक वैक्सीन है, वो लगती है हमारे 5th ईयर पे। अब इसके अंदर 8 से 16 साल के बीच में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन है टीटी। मतलब ये जो टीटी वैक्सीन है, वो हमारे को ओनली टिटनेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एजुकेट एंड अवेयरनेस, मतलब ये लोगों को एजुकेट करता है और लोगों को अवेयर करता है इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट एजुकेट पेरेंट्स अबाउट, मतलब कि पेरेंट्स को किन किन चीजों के लिए एजुकेट करता है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। मतलब कि वैक्सीन का इंपॉर्टेंस बताता है कि वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे रहते हैं, इससे कौन कौन सी डिजीज नहीं होती है, और ये डिजीज से कैसे प्रिवेंट करती है वैक्सीन। ये सब इंपॉर्टेंस बताता है वैक्सीन फार्मासिस्ट पेरेंट्स को। इसके अंदर करेक्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब कि पेरेंट्स को करेक्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताता है कि कब कब कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी है। मिथ्स वर्सेस फैक्ट, मतलब ये मिक्स मिथ और फैक्ट के बीच में जो कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करता है। अब इसके अंदर है एग्जांपल, वैक्सीन फीवर इज नॉर्मल बट नॉट डेंजरस। मतलब कि जो वैक्सीन लगाने के बाद में जो फीवर आती है वो नॉर्मल चीज है, मतलब वो सबको आती है, पर वो डेंजरस नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर स्टोरेज एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस, मतलब कि वैक्सीनेशन को स्टोरेज कैसे करते हैं और कितनी डिग्री पे उसको स्टोरेज किया जाता है। तो उसके अंदर वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री टू मेंटेन पोटेंसी। मतलब कि जो वैक्सीन है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में स्टोर की जाती है। और इससे क्या है कि उसकी पोटेंसी, मतलब कि वो सही रहती है। उससे क्या है कि वो उसका कंटामिनेशन नहीं होता, या फिर उसका जो इफेक्ट है वो कम नहीं होता उस पर। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब कि जो वैक्सीन है, जो फार्मासिस्ट होता है जो वैक्सीन कैसे लगवाता है और उनके रिकॉर्ड कैसे रखता है, तो उसके अंदर है फार्मासिस्ट असिस्ट इन, मतलब फार्मासिस्ट क्या क्या चीजों का ध्यान रखता है। इसके अंदर वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लोगों को वैक्सीनेशन लगवाता है।
तो इसके अंदर दूसरा है वो है मेंटेनिंग इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, मतलब कि जो इम्यूनाइजेशन हुआ है उसके रिकॉर्ड रखता है कि किस किस पेशेंट्स को लगे और कब कब लगी, उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखता है फार्मासिस्ट। तो इसके अंदर चौथा पॉइंट है वो मॉनिटरिंग, एईएफ, मतलब ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि मतलब फार्मासिस्ट मॉनिटरी करता है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में। तो उसके अंदर है एईएफ, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, फार्मासिस्ट रिपोर्ट साइड इफेक्ट, मतलब जो एईएफ मतलब जो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उन सब चीजों की वो रिपोर्ट बनाता है, और उसको जो साइड इफेक्ट है उन सब चीजों की फार्मासिस्ट होता है वो रिपोर्ट बनाता है उन सब चीजों की। तो उसके अंदर पांच है वो पब्लिक हेल्थ सपोर्ट, मतलब कि जो फार्मासिस्ट है वो पब्लिक को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट इन, मतलब फार्मासिस्ट किन किन चीजों में पार्टिसिपेट करता हुआ, पल्स पोलियो, जो पल्स पोलियो के कैंप्स लगते हैं या फिर जो जो पल्स पोलियो की जो वैक्सीनेशन लगता है उन सब चीजों में पार्टिसिपेट करता है वो। और दूसरा है नेशनल इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, मतलब जो नेशनल कैंप्स लगते हैं इम्यूनाइजेशन के या फिर वैक्सीनेशन के कैंप्स लगता है, तो उनके अंदर वो लोगों को अवेयर करता है वैक्सीनेशन के बारे में, उनके वो फैक्ट्स के बारे में बताता है, और जो मिथ्स होते हैं उनको क्लियर करता है, लोगों की उन जो कंफ्यूजन होते हैं उन सब चीजों को क्लियर करता है। तो इसके अंदर आ गया है एडवांटेज ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब कि इम्यूनाइजेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या उससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं, हमें उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पहला है प्रिवेंट फेटल डिजीज, मतलब कि जो डेथ कॉज डिजीज होती है उनसे प्रिवेंट करता है इम्यूनाइजेशन हमारे को। दूसरा है इसके अंदर रिड्यूस ट्रीटमेंट कॉस्ट, मतलब जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है इम्यूनाइजेशन कराने के बाद में, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है किसी भी डिजीज से, तो वो क्या है कि इम्यूनाइजेशन वो पहले ही कम हो जाती है और उससे ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम आती है उससे। तीसरा इसके अंदर हेल्दी चाइल्डहुड, मतलब अगर बचपन में वैक्सीन लग गई तो उससे क्या है कि जो डिजीज का खतरा रहता है बचपन के अंदर वो कम रहता है, और उससे क्या है कि हमारा जो चाइल्डहुड रहता है वो हेल्दी रहता है। तो इसमें चौथा है डिजीज रिडक्शन, मतलब कि जो इम्यूनाइजेशन के बाद में जो डिजीज होती है उनको वो जड़ से हटा देती है इम्यूनाइजेशन, या फिर वैक्सीन के बाद में जो डिजीज होती है वो जड़ से समाप्त हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है वो है इम्यूनाइजेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव केयर, मतलब कि जो इम्यूनाइजेशन होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और वो बीमारी का बचाव पहले से ही कर लेता है, मतलब जिस भी डिजीज होती है उसका बचाव वो पहले से कर लेती है इम्यूनाइजेशन से, पहले ही बच जाते हैं कोई किसी भी डिजीज से। अब इसके अंदर आगे है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। अब जो इन्वायरमेंट के जो अलग अलग चेंजेस होते हैं, जो कंटामिनेशन इन्वायरमेंट होता है उससे हमारी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर पहला है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन से हमारे हेल्थ पे कौन से इफेक्ट पड़ते हैं उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज फॉर हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस जो जो पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो रिवर्स होती है वो कंटेमिनेट हो जाती है, उसी को बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो अब इसके अंदर इसके कॉज के बारे में देखते हैं कि कैसे ये वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला सीवेज, जो सीवेज वेस्ट होता है उससे वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे भी वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है वो जाके वाटर बॉडीज के अंदर आता है और उससे क्या है कि वाटर पोल्यूशन होता है। तीसरा है इसके अंदर पेस्टिसाइड, मतलब जो पेस्टिसाइड अपन जो प्लांट्स के अंदर देते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्टिसाइड यूज होता है उससे भी क्या है कि जो वाटर बॉडीज के अंदर वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। अब इसके अंदर आगे हेल्थ इफेक्ट, अब जो हमारी हेल्थ में क्या क्या इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन के थ्रू, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीज, मतलब जो वाटर से जो डिजीज होती है वो स्प्रेड होती है हमारी हेल्थ के अंदर। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कोज डायरिया क्लोरिया टाइफाइड हेपेटाइटिस, मतलब कि जो ये वाटर वाटर पोल्यूशन से हमारी डिजीज होती है, डायरिया जैसी डिजीज होती है, क्लोरिया जैसी डिजीज होती है, टाइफाइड हेपेटाइटिस इन जैसी सीवियर डिजीज हो सकती है जो कि डेथ भी कॉज कर सकती है। अब इसके अंदर आगे तीसरा पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज कैंसर स्किन डिजीज एंड पॉइजनिंग, मतलब कि जो अगर हम रेगुलरली वाटर पोल्यूटेड वाटर यूज करते रहे तो हमारे को कैंसर भी हो सकता है, इसके अंदर स्किन डिजीज भी हो सकती है और हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इसके अंदर अगला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर पहला इसकी डेफिनेशन है सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हार्मफुल केमिकल एंड इम्प्योरिटीज, मतलब जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे फ्री रहता है और जो हार्मफुल केमिकल्स है वो भी नहीं होती और इम्प्योरिटीज भी नहीं होती, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए सेफ होता है। सुरक्षित पेयजल वह जल है जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हानिकारक रसायनों और अशुद्धियों से मुक्त होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो इसके प्रिवेंट वाटरबोर्न डिजीज, मतलब जो वाटर से डिजीज होती है, पोल्यूटेड वाटर से जो डिजीज होती है उनसे प्रिवेंट करता है। दूसरा इसके अंदर इंप्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको इंप्रूव करता है और जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है हमारी बॉडी के अंदर, उन सब चीजों को ये इंप्रूव करता है। तीसरा इसके अंदर मेंटेन हाइड्रेशन एंड बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो हाइड्रेशन है पानी की कमी कमी नहीं होने देता और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है ये। इसके अंदर चौथा पॉइंट है सपोर्ट चाइल्ड ग्रोथ एंड कम्युनिटी हेल्थ, मतलब ये जो चाइल्ड ग्रोथ के अंदर भी सेफ वाटर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और जो कम्युनिटी हेल्थ है उसको भी ये सही रखता है। और इसके अंदर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ वाटर। अब सेफ वाटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस, मतलब ये सेफ वाटर तो क्लियर होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती।
फ्री फ्रॉम पैथोजन, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पैथोजन होते हैं उन सबसे फ्री रहता है। इसके अंदर तीसरा पॉइंट है कंटेन एसेंशियल मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट, मतलब जो एसेंशियल मिनरल्स होता है वो वाटर के अंदर होते हैं। अब इसके अंदर है प्यूरिफिकेशन मेथड। अब मतलब ये वाटर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, उन सब कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला बॉइलिंग मेथड, मतलब बॉइलिंग के द्वारा हम वाटर को कैसे स्टेराइल किया या फिर कैसे क्लियर करें उसको। तो उसके अंदर है बॉइलिंग से हम जो बॉइलिंग करते हैं वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को अपन बॉइलिंग करेंगे तो इसके अंदर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर को किल कर देगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं इससे हाई टेम्परेचर पे। दूसरा है इसके अंदर क्लोरीनेशन, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब क्लोरीनेशन क्या है कि हम वाटर के अंदर क्लोरीन डालेंगे तो उससे क्या है कि वो केमिकल से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तीसरा है इसके अंदर फिल्ट्रेशन, रिमूव सॉलिड, मतलब फिल्ट्रेशन के द्वारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब हट जाते हैं इससे। चौथा है इसके अंदर यूवी, जो किल जम्स, मतलब ये जो यूवी रेडिएशंस के थ्रू हम वाटर को क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या है कि वो जम्स, जो भी जम्स होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं वाटर के अंदर, उन सब चीजों को खत्म कर देता है। चौथा इसके अंदर आरओ, रिमूव सोल्ट एंड हेवी मेटल्स, मतलब आरओ के थ्रू भी हम वाटर को क्लियर कर सकते हैं। वो क्या करता है कि जो सोल्ट्स होते हैं उन सबको रिमूव करता है और जो हैवी मेटल्स होते हैं उन सबको रिमूव करता है वाटर से। अब इसके अंदर है वाटर बोर्न डिजीज। अब ये क्या होती है, ये कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वाटर बोर्न डिजीज आर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, मतलब जो हम पॉल्यूटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं या ड्रिंक करते हैं उसी से हमारे को ये वाटर बोर्न डिजीज होती है। जल जनित रोग वह रोग है जो दूषित जल के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आगे कॉमन वाटरबोर्न डिजीज, मतलब कॉमन वाटरबोर्न डिजीज कौन कौन सी है, मतलब जो ज्यादातर होती है पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से। तो उसके अंदर है सबसे पहली डिजीज है क्लोरिया। इसके अंदर वाइब्रो क्लोरिया इसका एजेंट है और ये क्या है कि डायरिया, हमारी बॉडी के अंदर डायरिया करती है, डायरिया जैसी बीमारी लाती है। दूसरा इसके अंदर टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी का एजेंट होता है और इसके अंदर प्रिलोंग फीवर, मतलब जो टाइफाइड होता है वो इससे होता है, साल्मोनेला टाइफी एजेंट आता है उससे, और इसके अंदर क्या होगी जो फीवर होती है वो लंबी चलती है इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर हेपेटाइटिस ए, और ये इसका एजेंट होता है वायरस, ये वायरस के थ्रू फैलती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके की सिम्टम्स क्या होता है, जॉन्डिस, मतलब कि पीलिया जैसी बीमारी, पीलिया जैसा रोग होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर चौथा है एम्बियोसिस, मतलब ये इसके एजेंट होता है एंटीमीबा हिस्टोलाइटिक, और ये इसके की सिम्टम्स होते हैं डिसेंट्री, मतलब ये हमारी बॉडी एक इन्फेक्शियस डिजीज है और ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। चौथा इसके अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और इसका जो एजेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है या फिर वायरस होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर वोमिटिंग कॉज करता है। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए, उसको समझते हुए, क्लोरिया कॉज प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, मतलब जो क्लोरिया होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया कॉज करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस वाटर लॉस होता है और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर अब है प्रिवेंशन, मतलब कि जो वाटरबोर्न डिजीज है उनसे कैसे बचा सकता है, या फिर जो कंटामिनेटेड वाटर से जो डिजीज होती है उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो सेफ वाटर होता है या फिर जो अनपोल्यूटेड वाटर होता है उसका ड्रिंक करें। दूसरा इसके अंदर प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब कि जो साफ सफाई वो अच्छे से करे, आसपास में साफ सफाई रखे और जो सेफ वाटर ही पिए। इसके अंदर तीसरा इसमें बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन, मतलब जो कंटामिनेटेड वाटर है फिर उसको पॉल्यूटेड वाटर है उसको अपन बॉइलिंग के थ्रू या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू सेफ या सही कर सकते हैं और उसको ड्रिंक कर सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो के नोट चाहिए तो आप हमारे ऐप से या फिर आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।